Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawan Lal and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर स्टूडियो में आज चर्चा के लिए आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं गौरा धवन लाल। Thank you, Manoj. A quick look at the headlines. Domestic stocks fall marginally amid mixed global cues. Sensex closes near 58,350 points. Nifty settles near the 17,500 mark. Rupee weakens to 76 rupees and 18 paise against the US dollar. Gold prices climb above 53,000 rupees per 10 gram for June contracts as the NCX and Brent crude prices rise above $106 per barrel level. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने के बाद भी घरेलू बाजार में हुई मामूली गिरावट। सेंसेक्स 58,350 के नजदीक बंद हुआ। निफ्टी 17,500 के आसपास आया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, 76 रुपये 18 पैसे पर पहुंचा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने की चमक हुई तेज। जून में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़े, $106 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज गिरावट हुई। हालांकि वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत भी मिले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 58,350 के स्तर से नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 17,500 के स्तर से फिसल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 237 अंक यानी 0.41% नुकसान के साथ 58,339 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 55 अंक यानी 0.31% घटकर 17,476 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां भी नरमी देखी गई। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ी सी कम। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.21% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.27% नीचे आ गया। The Sensex and the Nifty today logged modest losses. Both stock indices declined for the third session in a row amid mixed global cues from the share markets. The BSE Sensex closed below the 58,350 mark, while the NSE Nifty ended below the 17,500 level. The Sensex plunged to 37 points or 0.41% to finish at 58,339. The Nifty also tumbled 55 points or 0.31% to settle at 17,476. In the broader market at the BSE, the mid-cap fell 0.21%, while the small-cap index ended 0.27% up. In the Sensex pack, 10 companies logged gains while 20 declined. ITC gained 1.9%, followed by Sun Pharma, which added 1.7%. Hindustan Unilever climbed 1% and SBI rose 0.9%. On the other hand, HDFC plunged 2% and HDFC Bank declined 1.9%. Maruti also fell 1.9% and Dr. Reddy's Labs slipped 1.7%. In sectoral indices at the BSE, 9 indices climbed while 10 indices logged losses. The oil and gas index gained 0.9%, consumer durables rose 0.8% and FMCG ended 0.7% up. On the other side, the auto index plunged 0.9%, BankX and Finance both declined 0.7% each.
The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,815 companies gained, while 1,589 fell. Shares of 125 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 5 पैसे कमजोर हुआ, 76 रुपए 18 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 0.14% बढ़त के साथ 100.44 पर चल रहा था। AKB बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। हालांकि गिरावट का लगातार आज तीसरा दिन है, लेकिन बाजार में बहुत मामूली गिरावट है। क्या दर्शा रहा मूड बाजार? देखिए, एक वॉलेटिलिटी जो है वो अभी भी है, और वॉलेटिलिटी जो आप देख रहे हैं वो कोई सेक्टर्स में स्टॉक्स बढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, जो कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं उसमें थोड़ी बहुत इजाफा हो रहा है, और जो अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स देखेंगे या मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स देखेंगे उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आ रही है। और उसके मैं समझता हूं कि दो प्रधान कारण मैं देखता हूं। एक तो है कि जो आप विश्व की ओर देखेंगे तो रूस और यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अभी भी चल रही है और उसके रुकने की कोई आसार नहीं दिख रहे। अगर लो लेवल में भी अगर वार चलती रहे, मैं समझता हूं कि जो ऑयल की जो प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्शन जो हुए हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। और दूसरा जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो जो विश्व के सभी सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो एकदम कमिटेड हैं कि वो किस तरह से जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का जो प्रकोप जो है उसके ऊपर अंकुश लगाए। तो जो चीज हमने 2008 के बाद जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स को देखा कि किस तरह से वो लिक्विडिटी को इजी कर रहे हैं, पैसे मार्केट में डाल रहे हैं, बॉन्ड खरीद रहे हैं और पैसे आ रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो हम दूसरी डायरेक्शन में ये सेंट्रल बैंक जा रही हैं, और मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एक अपनी ही एक ग्रेडेड ग्रेजुअल वे तरीके से। तो ये 2-3 चीजों से जो आपकी जो स्टॉक मार्केट में पिछले 3 दिन की जो बात आप जिक्र की, हम देख रहे हैं कि वही थोड़ा बहुत उतराव, थोड़ा बहुत चढ़ाव, ओवरऑल मिक्स ट्रेंड, पर मार्केट में ये वॉलेटिलिटी मैं समझता हूं कि चलती रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स जो है वो भी थोड़े बहुत कॉशियस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं, और सिलेक्टिव स्टॉक पिक्स होगी जिस एरियाज में, सेक्टर्स में थोड़ी बहुत अर्निंग्स ग्रोथ होगी। जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन स्टॉक्स जो हैं, FMCG कंपनीज जो हैं, उनकी जो अर्निंग्स में थोड़ी बहुत जो इजाफा जो होगा उसके लिए मैं समझता हूं थोड़ी बहुत, जैसे ITC स्टॉक हुआ, उसमें फार्मा स्टॉक्स, 2-3 फार्मा स्टॉक जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा ही लगता है मुझे ये ट्रेंड चलता रहेगा। AK sir, we spoke about, the consumer-facing stocks are going up. Yeah. After a long shutdown of COVID, people are opening up, jobs are coming back, people are, I think, socialization is increasing. And at the same level, our inflation is also increasing. So when consumption is still going up, inflationary tendencies are not being able to actually, and which is good for the economy, but I don't know how good it is for the inflation. How do you see these, sir? Absolutely. I think you touched upon a very important area of conflict in economy or economic management. Now, what is happening right now, and the stock markets are reflecting it, is that at one level, inflation is pinching everybody, including companies, including intermediaries, including consumers. So everybody is hurt by inflation. But at the same time, the companies particularly and producing goods of common consumption, they see that as the economy is coming out of the COVID impact, right. The demand is rising, and one can say that some sort of pricing power is returning to Indian companies. Now, as a result, what we may see is that volumes may not go up, but prices will go up. So there would be, interesting play between volumes and value. So companies will probably make as much money or a little more money
but their top line, as they say, will not grow very, very rapidly, but the bottom line will reflect an increase, will show that they are selling goods, the same number of goods at a higher price. And the markets are capturing that. Companies which have the pricing power will probably reflect higher earnings, and those stocks will see some sort of appreciation, whereas companies which cannot have the pricing power and cannot make that gain will see some turbulent times. Right, so and that's so interesting, because if price and quantity, and we see them moving when your total revenue is going up, but it's probably a short-term strategy, because your quantity has to go up along with that for sustainable total revenue to keep going up. So do you think that some measures, will there be a market correction in this, or will some measures come in through the banking system? Well, I think I don't see any measures coming in. There are two possibilities, and one possibility is already out in the open. The government's chief economic advisor has already indicated that if oil prices go beyond a certain level, the government will step in with some sort of sharing the burden of the higher price of oil. In other words, the chief economic advisor is hinting at the possibility of reducing duties on oil products, and oil marketing companies will be asked to share a part of the burden, and the consumer will share a part of the burden. So I think that kind of policy indication is available already. That's one. And the second intervention that you sort of wanted to ask was probably will come from the Reserve Bank of India. And already, if you looked at the Reserve Bank of India's last this month's early first week April monetary policy review, there is a change in the approach. They're talking about the policy stance remaining accommodative, but the focus will be in withdrawal of the accommodative stance. A lot of experts, analysts believe that rate hikes are in the offing. Already what we call the liquidity adjustment, that path, that small corridor between the reverse repo rate and the repo rate. Now that is narrowing down. Okay. So what we can see is that interest rates will harden, cost of money will harden, and inflation will probably respond to that kind of a tightening of the money market. And therefore, these two possible steps, one from the government and the fiscal side, and one from the monetary policy side from the RBI, will probably help correct and bring about some sort of stability in the stock market. Like a moderation and mitigation. Yeah, that's right. AKB, अभी चर्चा में आपने कहा कि 2008 की स्थितियों से तुलना की, वैश्विक परिस्थितियों की, यहाँ पर एक बार फिर से 2008 लौटते हुए अभी के संकट के साथ देखना चाहेंगे। 2008 में एक गुब्बारे की तरह अर्थव्यवस्था को फुलाया गया था। क्या कोविड काल में भी ऐसा हुआ है? अमेरिका में जो हम अप्रत्याशित यानी मुद्रास्फीति में वृद्धि देख रहे हैं, अपने यहाँ भी खुदरा मुद्रास्फीति है वो 6.95 तक पहुंची है, तो ये क्या सिर्फ लिक्विडिटी के कारण ही ऐसा हुआ या अन्य कारक भी रहे? दो कारण जरूर हैं इसमें। एक तो है कि जो लिक्विडिटी में इतनी बढ़ावट हुई, बढ़ गई लिक्विडिटी, और सिर्फ एक साल में नहीं बढ़ी, पहले 2008 के बाद हर साल में बढ़ती गई, और हम जो विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी की बात करते रहे सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने उससे बात ही करते रहे, बट एक्चुअल मार्केट में उन्होंने वो विड्रॉल नहीं किया। और उसके बाद जब कोविड काल के अंदर हमने सभी देखा कि किस तरह से हर मार्केट में हर सेंट्रल बैंक ने एक इजी पॉलिसी को अपनाया, उससे पैसे लिक्विडिटी और भी बढ़ गई। अब जो हम समय देख रहे हैं, उसमें जो रूस यूक्रेन की जो एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, झगड़ा जो वॉर चल रहा है, और उसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक विभिन्न देशों की जो प्राइस को कंट्रोल करने की जो एक स्टेप्स ले रहे हैं, उससे मैं समझता हूं कि जो स्थिति एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो स्ट्रेंथन हो रही थी, उसमें थोड़ा बहुत एक धक्का पहुंचेगा। और अमेरिका में जो फेड ने ऑलरेडी कह दिया है कि करीबन 6 बार रेट इंक्रीज होने की
वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। भारत में हम बहुत एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 4 बार रेट बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं हम। और जब जून में जो पॉलिसी जो आएगी तब हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो रेट को एडजस्ट होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो इकोनॉमी में जो एक इन्फ्लेशन का जो इन्फ्लेशनरी बीस्ट जिसे हम कह सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सारे सेंट्रल बैंक्स विश्व के एकदम कमिटेड हैं और भारत में भी उसी का मैं समझता हूं कि एक वही चीज को हमें देखने को मिलेगा। Sir, government spending has been critical in supporting us through COVID times, even in terms of money coming into people's pockets. And do you think now, keeping the inflationary trend in mind, there will be some moderation of that, or will that's a separate pillar and that's a separate pillar? Well, it's a very important question that you have raised. My sense is there will be temptations on the part of the government to control its expenditure. But if you go back in time and see the way the government has behaved in the past few years, the government has tried to rein in what is called revenue expenditure, which is the expenditure which are not of an obligatory nature. In a sense that if there is a scheme on which money is being spent for running the scheme, maybe the scheme, if it doesn't create jobs or doesn't create assets, that can be cut down. But I don't see the government reining in any part, any segment of what is called a capital expenditure. And by nature, capital expenditure is such that they create jobs, they create assets from which the government as well as any other government agency can hope to get return. So therefore the expenditure side, you will see a kind of a dual play. And on one hand, the government will try to rein in its revenue expenditure, and on the other hand, capital expenditure will be maintained. And one indication that has already come from the government on this is that a very senior government official has said that probably in the second half of the current financial year, the private sector will come back with their capex. If that comes, the government will be able to take a fresh look at its expenditure priorities and expenditure program. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। एक भी हम आपका ध्यान रुपए और डॉलर संबंध पर ले चलना चाहेंगे। रुपया आज फिर थोड़ा सा कमजोर हुआ है, 76 रुपए से 18 पैसे के स्तर पर है। किन अर्थों में ले रहे हैं आप डॉलर की तुलना में रुपया लगातार जो इन दिनों हम कमजोरी देख रहे हैं उसको, यह क्या दर्शा रहा और आने वाले दिनों में इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि एक तो इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो ये वर्ष जो चालू हुआ है, इसमें ग्लोबल ट्रेड की जो फोरकास्ट हुई है, वो WTO वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की वो फोरकास्ट में 1 परसेंटेज पॉइंट की कमी दिख रही है। पहले वो कह रहे थे ट्रेड 4.6% से बढ़ेगी, अब वो कह रहे हैं 3% से बढ़ेगी। तो अगर ट्रेड कम होगा तो इसका मतलब हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि भारत के लिए भी जो एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ हमने पिछले साल देखा कि करीबन 40-46% का ग्रोथ, $418 बिलियन का एक्सपोर्ट, जो पिछले सालों में हम 330-340 बिलियन ही करते थे। तो जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है पर इंपोर्ट में कमी नहीं आएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, रशिया से हम तेल ले रहे हैं, पर तभी हमारी जो ट्रेड गैप जो है वो बड़ी रहेगी और $200 बिलियन से कम नहीं जाएगी। इस स्थिति में जो डॉलर की जो डिमांड वो बढ़ गई है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी रहेगी तो मैं समझता हूं कि साधारण डिमांड सप्लाई की जो प्रिंसिपल को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो मुद्रा जो है, रुपया जो है, उसकी एक जो मूल्य जो है वो कम हो जाएगी, उसका डिप्रिशिएट होगा।
दूसरी जो इसका जो इम्पैक्ट जो होगा, मैं समझता हूं कि ये इंपोर्ट जो है हमारी थोड़ी बहुत कॉस्टली हो जाएगी, पर इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट भी होगा। उसका बेनिफिट ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत और जो रफ पुश मिलेगा, क्योंकि ज्यों ही आप रुपया कम हो जाता है वैल्यू उसका, तो एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस में एक एज मिलता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरह से हमारे जो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस जिस तरह से एक्सपोर्ट्स में अच्छा काम पिछले साल दिखाया है, मैं समझता हूं कि वही एज को वो और भी आगे ले जा सकते हैं अगर रुपया का इस तरह का अवमूल्यन हुआ। एक भी यहीं पर कह लें निर्यात के मोर्चे पर ही हम इस वर्ष के लिए, यानी जो आगामी वर्ष शुरू हो रहा है, वित्त वर्ष चलने वाला रहा है, वहां पर हम किन क्षेत्रों में देख रहे हैं अवसर हमारे लिए नए बन सकते हैं पिछले साल के अनुभव को देखते हुए? एक जो बहुत बड़ा एक जो सेक्टर जो खुल गया है वो मैं समझता हूं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, विश्व के जो पश्चिमी देश जो हैं, वो रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो रशिया के सारे तमाम जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरे करने के लिए मैं समझता हूं भारत के लिए एक नया एक अपॉर्चुनिटी है, एक नया दरवाजा खुल गया है जो इस वक्त पहले पिछले सालों में नहीं था। और क्योंकि जो भारत ने अपनी एक जियो स्ट्रैटेजिक जो एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूं इससे रशिया के साथ ट्रेड को रिज्यूम रखने से इंडिया के एक्सपोर्ट्स मार्केट में जो क्षति दूसरे ओर से आ सकती थी, रशिया के मार्केट ओपनिंग से मैं समझता हूं कि वो थोड़ा बहुत उसमें कॉम्पेंसेशन होगा। पर तभी मैं कहूंगा कि अगर हम सोचते हैं कि पिछले साल की तरह एक्सपोर्ट्स उसी तरह बढ़ेगी, ये आशा करना मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में एक थोड़ा बहुत धक्का तो पहुंचेगा ही। इंपोर्ट्स चलती रहेगी तो हमारी ट्रेड डेफिसिट बड़ी रहेगी, पर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी हैं, हमारे पास फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक से तरह से आ रहे हैं, तो विदेशी मुद्रा का कोई संकट नहीं है, पर डेफिसिट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स उतनी अच्छी नहीं होगी। So when we talk of exports, we also know that, as you said, they'll become more competitive. We also know that Sri Lanka is struggling with different issues, and there's another opportunity in terms of tea and garments for India to take this step forward. How can our exports sustain this? Because, these are things of incidents that have happened, and there will be a normalization. So to keep this, this share, increased market share, global share that we get, how can we retain that? Well, I think it's very important to bear in mind that the nature of global trade has undergone a significant change, and that change is symbolized through increasing global supply chains, the role of the global supply chains, and and what happens is that when the global supply chains become important, it is important for any exporting country to get hooked on to these supply chain hubs. And what India has done in the last few months is getting into arrangements with countries like UAE, Australia, and have signed free trading arrangements, and I believe that this will be a big support and help for India's foreign trade. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा है। मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़ों का कुल मिलाकर एशियाई बाजारों में अनुकूल असर रहा है। आज के कारोबार में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों 1.9% ऊपर आकर बंद हुए। हांगकांग का हिंगसेंग 0.3% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% नीचे आ गया। यूरोपीय बाजार पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां बिकवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.9% नीचे चल रहा था। लंदन का FTSE 100 0.1% घाटे में बना हुआ था, जबकि फ्रांस का CAC 40 0.8% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। U.S. stock indices posted modest losses yesterday.
The three major U.S. indices paired early gains to close in the red. The Dow Jones Industrial Average, the S&P 500 and the Nasdaq Composite fell 0.3% each. एकेबी जिस तरह की नई एक विश्व व्यवस्था उभरती, बनती, बिगड़ती दिख रही है, उसमें विश्व व्यापार किस दिशा में जाता दिख रहा? जो एक शीत ध्रुवीय काल हमने देखा है, लंबा काल देखा, क्या दुनिया फिर इसी तरह जा रही या द्विपक्षीय संबंध अलग अलग बन रहा है कि नए तरह का एक कह लें कि संबंध विकसित होने जा रहा है? देखिए, जो ग्लोबल ट्रेड की जो आपने जिक्र की, उसमें एक समय था कि अगर आप सन 2000 से देखें, एक मल्टीलैटरलिज्म का एक रवैया था। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल से ये मल्टीलैटरलिज्म को का जो एक प्रेफरेंस था, एक फोकस था, एम्फेसिस था, वो कम हो गया है। अब जो फोकस है वो रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स में है। उसे आप बायलैटरलिज्म नहीं कह सकते, मल्टीलैटरलिज्म नहीं कह सकते, पर एक नया शब्द अंग्रेजी में है, वो प्लूरिलैटरलिज्म है। उसमें अगर आप देखें, जो विश्व में काफी नए नए ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स आ रहे हैं, आरसेप एशिया में आ गया, आसियान कंट्रीज के साथ, इंडिया उसका इन्वाइटी है। अभी भारत ने अभी एक तय नहीं किया कि उसे ज्वाइन करेंगी क्या नहीं। जो सीटीपीटी का नाम बदल के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का अरेंजमेंट, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके सब है। तो मैं समझता हूं कि जो विश्व ट्रेड का जो रूपरेखा इस तरह से बदल रहा है कि हम सिर्फ एक देश के साथ और एक देश की ट्रेड में ही डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। हमें देखना है हम किस तरह से जो एक ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स का हिस्सा कैसे बने। और दूसरी बात यह है कि जो द्विपाक्षिक की जो रिलेशनशिप, संपर्क की जो आपने बात की, वो सिर्फ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं उसमें ही जाहिर होती है। अगर किस तरह से हम ईयू के साथ अगला ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स ला सकते हैं। हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी एक अरेंजमेंट कर लिया है, उसमें काफी ऐसे सेक्टर्स हैं, उसमें काफी प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे प्रोक्योरमेंट मार्केट जो है वो भारतीय कंपनियों के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रोक्योरमेंट मार्केट खुल गया है। उसी तरह इंडिया की जो प्रोक्योरमेंट मार्केट जो है, सरकारी प्रोक्योरमेंट, वो खुल गया है यूएई और ऑस्ट्रेलिया के कंपनियों के लिए। तो इससे मैं समझता हूं जो प्रतिस्पर्धा जो है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है, वो बढ़ती है, एफिशिएंसी आती है और ट्रेड भी बढ़ता है। Right. We have a quick look at the oil prices. Brent crude prices today rose around 2% after Moscow said that peace talks with Ukraine had hit a dead end. These reports fueled supply worries, while weak economic data from China and Japan kept a cap on the gains. In intraday trade, Brent crude was trading at $106.40 per barrel, while WTI crude prices were at $102.10 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 135 रुपए बढ़कर 53,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का मूल्य 435 रुपए बढ़ा 69,225 रुपए प्रति किलो के स्तर पर इसकी कीमतें पहुंच गईं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़त में दिख रहा था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में इसके भाव $1,979.10 प्रति औंस के स्तर पर थे। उधर चांदी भी थोड़ी सी मजबूती के साथ $25.90 प्रति औंस पर थी। सोना किस दिशा में जाता दिख रहा, जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें? देखिए, जो सोना जो है वो जब स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, तब सोना एक रिलेटिव सेगमेंट से वो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट रूट बन जाता है। मैं समझता हूं कि जो सोने की जो रुख जो है उसी दिशा को दिखा रही है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको बहुत बहुत एक भी धन्यवाद देना चाहिए। नमस्कार। And now before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks fall marginally amid mixed global cues. Sensex closes near 58,350 points, 17,500 mark. Rupee weakens to 76 rupees and 18 paise against US dollar. Gold prices climb above 53,000 rupees per 10 gram for June contracts at MCX. And Brent crude prices rise above $106 per barrel level. And that's it in this edition. Namaskar. Market